इस वीडियो में हम यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस ओरिजिनल पीवाईक्यूज को स्टेप बाय स्टेप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के पेपर को थोड़ा ह्यूमन एनालिसिस के एंगल से देखते हैं तो एक चीज बहुत क्लियरली सामने आती है और वो ये है कि इस पेपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनर यहाँ ये चेक नहीं कर रहा था कि आप डेफिनेशंस रट के आए हो या नहीं, बल्कि ये देख रहा है कि आप एआई को लॉजिकली समझते हो या फिर सिर्फ नाम जानते हो और आपको लगता है कि एआई सब्जेक्ट थोड़ा कंसेप्चुअल है, क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस ओरिजिनल पीवाईक्यूज को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में सॉल्व करेंगे। और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी माइंडसेट के साथ 2021 के एआई क्वेश्चंस को एनालाइज और सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा वही कंसेप्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं, जो कि आया है जीए से, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिथम। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सिलेक्शन मेथड में और यूपीपीएससी में यही पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। Which of the following is not a chromosome selection method in genetic algorithm? अब इसके ऑप्शंस हैं रैंक सिलेक्शन, टूर्नामेंट सिलेक्शन, बोल्ट्जमैन सिलेक्शन एंड यूनिफॉर्म सिलेक्शन। क्वेश्चन में नॉट लिखा है, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत। चलिए कंसेप्ट 1 पढ़ते हैं, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिथम। अब जीए में वी हैव मेनी सॉल्यूशंस, जिसका मतलब है क्रोमोसोम्स। यहाँ पर नेचर का रूल फॉलो होता है, जो कि है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटनेस ही जीए का बैकबोन है। सिलेक्शन का मतलब होता है चूजिंग दी बेस्ट क्रोमोसोम्स, दैट इज पेरेंट्स, सो दे कैन क्रिएट बेटर ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि सिलेक्टिंग टॉपर्स फ्रॉम अ क्लास टू रिप्रेजेंट इन कंपटीशन। एग्जैक्टली जैसे हम क्रिकेट टीम में सिलेक्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्मर होगा तो उसका सबसे अच्छा चांस होगा, वीक परफॉर्मर होगा तो कम चांस होगा। तो सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करती है रैंक पर, ना कि एब्सोल्यूट फिटनेस पर। अब सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है हमारा रैंक सिलेक्शन। सो रैंक सिलेक्शन क्या होता है? रैंक सिलेक्शन में क्रोमोसोम्स सिलेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन देयर रैंक, ना कि डायरेक्टली ऑन फिटनेस वैल्यू। फिटनेस वैल्यू काम कैसे करता है? सब क्रोमोसोम्स को अरेंज करा जाता है जैसे बेस्ट टू वर्स्ट। बेस्ट वाला 1 रैंक होता है, नेक्स्ट वाला 2, ऐसे ही सीरीज चलती जाती है। हायर रैंक का हायर चांस होता है सिलेक्शन होने का। और रैंक सिलेक्शन में सबसे अच्छी एग्जांपल जैसे आप देख पा रहे हैं कि इमेजिन करिए क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक 1 आया है, रैंक 1 मींस टॉपर, रैंक 2 आया है सेकंड, रैंक 3 आया है वो थर्ड है। सो टीचर जो है वो चूज करता है स्टूडेंट्स को क्विज कंपटीशन बेस्ड ऑन देयर रैंक। अब हायर रैंक जो है उसका हायर चांस होगा सिलेक्ट होने का, जस्ट लाइक जेनेटिक एल्गोरिथम सिलेक्ट्स क्रोमोसोम बेस्ड ऑन रैंकिंग। ये एक वैलिड सिलेक्शन मेथड है। दैट मीन्स ये गलत ऑप्शन है। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा टूर्नामेंट सिलेक्शन। सो टूर्नामेंट सिलेक्शन में क्रोमोसोम्स का एक स्मॉल ग्रुप compete करता है। ये कैसे काम करता है? रैंडमली एक ये पिक करता है 3 या 4 क्रोमोसोम्स को, इनमें से बेस्ट सिलेक्ट होता है एज अ पेरेंट और इसको रिपीट करते हैं नेक्स्ट पेरेंट के लिए। इसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लाइक अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जहां पर विनर्स को नेक्स्ट राउंड में पार्ट लेने का मौका मिलता है। सो ये भी वैलिड सिलेक्शन मेथड है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। सो थर्ड ऑप्शन है हमारा बोल्ट्जमैन
सिलेक्शन। इसमें स्टार्टिंग में सिलेक्शन रैंडम होती है और सबको इक्वल चांस मिलता है। धीरे धीरे जनरेशन्स के साथ बेस्ट क्रोमोसोम्स को ज्यादा चांस मिलता है। मतलब ये है कि पहले एक्सप्लोरेशन, दैट मीन्स सब ट्राई करते हैं, और सेकंड बाद में एक्सप्लॉयटेशन, बेस्ट को चूज करा जाता है। हम बोल्ट्जमैन क्यों चूज करते हैं? क्योंकि ये मेथड फिजिक्स के बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से इंस्पायर्ड है, जिसमें टेम्परेचर का रोल होता है। दैट मीन्स इसका मेन आइडिया जो है, फिटनेस के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है। हाई फिटनेस ज्यादा चांस होते हैं सिलेक्ट होने के, लो फिटनेस कम चांस होते हैं। बट लो फिटनेस वाले भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं किए जाते, स्पेशली स्टार्टिंग में। सो जनरेशन स्टार्ट दैट मीन्स हाई। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एग्जाम्पल में जैसे हम स्टार्ट करें, सो जनरेशन स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाई टी, जो कि टी हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा। सो टीचर बोलता है सबको फेयर चांस मिलेगा। सो इवन स्टूडेंट ई ग्रेड का स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो सकता है। सो इसका रीजन है एक्सप्लोरेशन, मींस हर एक स्टूडेंट को चांस मिलेगा। अब सेकंड है आफ्टर मेनी जनरेशंस, दैट इज लो टी में क्या होता है? टीचर बोलता है अब सिर्फ टॉप परफॉर्मेंस को सिलेक्ट किया जाएगा। सो मोस्टली हायर परफॉर्मर्स ही चूज होंगे। सो रीजन है इसका बेस्ट सॉल्यूशंस को इम्प्रूव करना। सो दिस इज अ वैलिड सिलेक्शन मेथड। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा यूनिफॉर्म सिलेक्शन। सो यूनिफॉर्म सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन मेथड है जिसमें हर क्रोमोसोम को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। फिटनेस का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझें तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल। सो जेनेटिक एल्गोरिथम में स्ट्रॉन्ग क्रोमोसोम और वीक क्रोमोसोम दोनों को सेम प्रोबेबिलिटी मिलती है पेरेंट बनने की। सो दोनों को सेम प्रोबेबिलिटी मिलती है पेरेंट बनने की। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, मेन पॉइंट समझिए, यूनिफॉर्म सिलेक्शन में फिटनेस बेस्ड प्रेफरेंसेस नहीं होती, सिलेक्शन रैंडम होता है बट सबको इक्वल चांस मिलता है। अब इसकी रियल लाइफ एनालॉजी अगर हम देखें, सोचिए आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉपर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है और वीक है। टीचर बोलता है मैं लॉटरी सिस्टम से रैंडमली किसी को भी चूज करूंगी। सो इवन वीक स्टूडेंट को भी चूज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स हमारे पास यूनिफॉर्म सिलेक्शन में हर क्रोमोसोम को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है सिलेक्ट होने की। फिटनेस मैटर नहीं करता। दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। सो अगर हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, क्रोमोसोम सिलेक्शन मेथड इन जेनेटिक एल्गोरिथम नहीं है, वो है यूनिफॉर्म सिलेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फजी लॉजिक से, जिसमें फजी वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर देयर इन फजी लॉजिक। सो इसके ऑप्शंस हैं 2, 4, 1, 3। ये क्वेश्चन तभी इजी है जब फजी का बेस क्लियर हो। इस क्वेश्चन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फजी लॉजिक में जब टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पूछे जाते हैं तो एक्चुअली बात होती है टाइप्स ऑफ फजी वेरिएबल्स की। फजी लॉजिक में वेरिएबल्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। पहला टाइप है हमारा बूलियन वेरिएबल। इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं जो कि हैं 0 या 1। दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल लाइट ऑन है या ऑफ है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। इसमें वैल्यूज काउंटेबल स्टेप्स में होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब तीसरा आता है हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। इसमें वैल्यूज कंटिन्यूअस रेंज में होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड, हाइट। इसलिए जब क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर इन फजी लॉजिक, सो करेक्ट आंसर है हमारा 3। दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा फजी लॉजिक, दैट इज रूल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। फजी लॉजिक इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज, इसमें ऑप्शंस हैं इफ देन रूल्स, बी ऑप्शन है, इफ देन एल्स रूल, सी ऑप्शन है, बोथ इफ देन एंड इफ देन एल्स रूल्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका कीवर्ड याद रखिए, यूजुअली रिप्रेजेंटेड। दैट मीन्स फजी लॉजिक का फाउंडेशन होता है रूल बेस्ड रीजनिंग। ये ध्यान से सुनिए, रूल बेस्ड रीजनिंग। ये रूल्स
ह्यूमन थिंकिंग जैसे हो। चलिए ऑप्शन वाइज कंसेप्ट। सो फर्स्ट है हमारा इफ देन रूल्स। सो ये फजी लॉजिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि अगर टेम्परेचर हाई है तो उसको ठंडा करने के लिए फैन की स्पीड हाई हो, दैट इज if temperature is high then fan speed is fast। दूसरा ऑप्शन है if then else rule। if then else rule कहता है else पार्ट प्रोग्रामिंग में कॉमन है लेकिन प्योर फजी सिस्टम्स में मोस्टली यूज नहीं होता है। सो यूजुअली नहीं, ऑप्शनल एक्सटेंशन, दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। सो सी ऑप्शन है हमारा बोथ if then and if then else। क्वेश्चन बोल रहा है यूजुअली रिप्रेजेंटेड, यूजुअली दैट मीन्स मोस्ट कॉमन, बोथ लिखा है ओवर जनरलाइजेशन है। लास्ट है हमारा नन ऑफ द अबव। सो क्लियरली गलत, दैट मीन्स इफ देन फजी का बेस है। सो फाइनल आंसर है हमारा इफ देन रूल्स। आप एक लाइन में इसको अगर याद करना चाहते हैं दैट मीन्स फजी लॉजिक जो है वो ह्यूमन लॉजिक है। ह्यूमन बोलता है इफ कंडीशन देन एक्शन। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल अगर हम दें, आपको एक ट्रिक अच्छे से याद रखनी है, दैट इज फजी लॉजिक इक्वल्स टू ह्यूमन लॉजिक। सो ह्यूमन बोलता है इफ कंडीशन देन एक्शन। सो हम ये कह सकते हैं फजी इंटरफेरेंस सिस्टम्स आर रूल बेस्ड सिस्टम यूजिंग इफ देन रूल्स। सो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि है हमारा फजी लॉजिक डिग्री ऑफ मेंबरशिप। सो डिग्री ऑफ मेंबरशिप या फिर सेट मेंबरशिप वैल्यू हम ये भी कह सकते हैं। सो फजी लॉजिक और प्रोबेबिलिटी को मिक्स कर दिया जाए और एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहीं फंस जाते। आज का क्वेश्चन इसी कंफ्यूजन को टेस्ट करता है। सो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ सेट मेंबरशिप। सो इसके ऑप्शंस है डिग्री ऑफ ट्रूथ, प्रोबेबिलिटीज, डिस्क्रीट सेट और डी है बोथ ए एंड बी। सो अगर आप इसमें देख पा रहे हैं सो इसका कीवर्ड है सेट मेंबरशिप। अब इसका कोर कंसेप्ट समझिए। कोर कंसेप्ट इसका समझने के लिए आपको पहले फजी लॉजिक का बेस समझना। सो फजी लॉजिक में किसी भी एलिमेंट का सेट के अंदर होना बाइनरी नहीं होता है, मतलब नॉट जस्ट 0 और 1, वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में, ना कि 0 और 1। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं टेम्परेचर जो है 20 डिग्रीज 0.1 मेंबरशिप वैल्यू है इसकी, दैट मीन्स इट इज नॉट हॉट। 30 डिग्री है तो 0.6 मेंबरशिप वैल्यू है समवट, और 40 डिग्री है 0.9, दैट मीन्स वेरी हॉट। सो हम इससे पता कर पा रहे हैं ये वैल्यू 1 और 0 नहीं है बल्कि उनके बीच की वैल्यूज है। सो पहला ऑप्शन है हमारा डिग्री ऑफ ट्रूथ। सो डिग्री ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है कि फजी लॉजिक में मेंबरशिप वैल्यू बताती है कि कोई एलिमेंट सेट में कितना बिलोंग कर। ये वैल्यू 0 से 1 के बीच की होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आदमी 6 फीट का है टॉल कहलाएगा, दैट मीन्स उसका सेट ऑफ मेंबरशिप 0.9 हो सकता है। इट इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसकी वैल्यू 0 और 1 ना होके उसके बीच की वैल्यू है। सो सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रोबेबिलिटीज। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट के होने का चांस, लेकिन फजी मेंबरशिप चांस नहीं बताता, वो बिलोंगिंग बताता है। फॉर एग्जाम्पल कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 70% है। सो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, मतलब कि चांस ऑफ हैपनिंग, ना कि बिलोंगिंग, डिग्री ऑफ बिलोंगिंग, दैट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। अब थर्ड की बात करते हैं, दैट इज डिस्क्रीट सेट। सो डिस्क्रीट सेट में मेंबरशिप सिर्फ 0 या 1 होती है, यानी एलिमेंट या तो बिलोंग करेगा या नहीं, मिडल वैल्यू बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि अगर हम देखें 4 इवन नंबर है, मेंबरशिप 1 है, 5 इवन मेंबर नहीं है तो मेंबरशिप 0 है। सो इसमें कोई चांस नहीं है बीच का, ये 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि मेंबरशिप वैल्यू सिर्फ डिग्री ऑफ ट्रूथ होती है, प्रोबेबिलिटी नहीं। जैसे कि फजी लॉजिक में हॉट वेदर का मेंबरशिप 0.6 हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो फाइनल आंसर है हमारा डिग्री ऑफ ट्रूथ। सो अगर आपने एक लाइन में इसको याद करना है, सो फजी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ चांस, और दोनों
अलग चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है हमारे गेम प्लेइंग। क्वेश्चन ध्यान से सुन। विच एल्गोरिदम कैन बी यूज टू मेक डिसीजन ऑफ विन लूज इन गेम ट्री? इसके ऑप्शंस हैं ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम, मिन मैक्स एल्गोरिदम, DFS BFS एल्गोरिदम। ये कंसेप्ट बहुत सीधा लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो गलती। सबसे पहले इन कंसेप्ट्स को समझते हैं। पहला है हमारा ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम। ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि हर स्टेप पर सिर्फ बेस्ट इमीडिएट ऑप्शन चूज करता है। इस एल्गोरिदम को फ्यूचर का ज्यादा कंसर्न नहीं होता, बस जो मूव अभी सबसे अच्छा लगता है वही पिक करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कभी कभी जो ऑप्शन अभी बेस्ट लग रहा है वो फ्यूचर में करेक्ट नहीं भी हो सकता है। रियल लाइफ एनालॉजी में अगर देखा जाए, हम बिना सोचे समझे पहले ही चीज अच्छी दिखे उसको चूज कर लेते हैं और बाद में अगर वो चीज खराब हो हम उसका ध्यान नहीं देते। अब हम सेकंड पे जाते हैं, दैट इज दी ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम एक इंटेलिजेंट अप्रोच है जो डिसीजंस के लिए गेस या एस्टिमेशन यूज करता है। मतलब एआई एक रूल या एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ बेटर हो सकता है। ये एल्गोरिथम फास्ट होती है क्योंकि ये हर पॉसिबिलिटी चेक नहीं करती, बस प्रॉमिसिंग ऑप्शन चूज करती है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए, अगर जैसे एग्जाम में जब आंसर श्योर नहीं होते हैं तो हम लॉजिकल गेस करके ऑप्शन मार्क करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, मिन मैक्स एल्गोरिथम। मिन मैक्स एल्गोरिथम गेम प्लेइंग एआई में सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ये मेनली 2 प्लेयर्स गेम्स जैसे चेस और टिक टैक टो में यूज होता है। इसमें एआई अपने विन चांसेस को मैक्सिमाइज करता है और ओपोनेंट के विन चांसेस को मिनिमाइज करता है। मतलब कंप्यूटर हर पॉसिबल मूव का फ्यूचर आउटकम देखता है और बेस्ट मूव चूज करता है जिससे वो जीत सके या लॉस अवॉइड कर सके। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे चेस प्लेयर पहले ही सोचता है कि ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव क्या होगा या फिर वो क्या करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना मूव प्लान करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा DFS BFS एल्गोरिथम। DFS और BFS एल्गोरिथम ट्री या ग्राफ को एक्सप्लोर करने का मेथड है। DFS एक पाथ को डेप्थ तक फॉलो करता है और BFS लेवल वाइज लेवल नोड्स एक्सप्लोर करता है। ये एल्गोरिथम सर्चिंग के लिए यूज हो लेकिन डायरेक्टली विन लूज डिसीजन के लिए सूटेबल नहीं है। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल अगर हम देखें, मेज में एग्जिट ढूंढने के लिए हम अलग अलग पाथ एक्सप्लोर करते हैं। हमने सब ऑप्शंस देख लिए। अगर देखा जाए तो इनमें से गेम ट्री में विन या लूज का डिसीजन लेने का सबसे करेक्ट एल्गोरिथम है मिन मैक्स एल्गोरिथम, क्योंकि ये ओपोनेंट के मूव को एनालाइज करके बेस्ट विनिंग स्ट्रेटेजी चूज करता है। करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज मिन मैक्स एल्गोरिथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटेलिजेंट एजेंट। ह्यूमन का ब्रेन काम तब करता है जब इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। वैसे ही एआई एजेंट के साथ भी बिल्कुल यही रूल फॉलो हो। एआई एजेंट्स जो हैं हमारे, जो कि ऑब्जर्व करते हैं और एक्ट करते हैं। अब इसमें 2 चीजें आती, पहला है सेंसर्स, दूसरा है एक्वेटर्स। सेंसर जो होते हैं वो होते हैं परसेप्शन पार्ट, मतलब ये ऑब्जर्व करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में हम किससे सेंस कर पाते हैं, अपनी आंखों से, अपने कानों से, स्किन से। वैसे ही सेंसर्स जो हैं वो कैमरा से देखते हैं, माइक्रोफोन से सुनते हैं, टेम्परेचर सेंसर से सेंस कर पाते हैं। अब दूसरा आता है हमारा एक्वेटर्स, का मतलब होता है एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट मतलब एक्वेटर एजेंट्स को एक्शन लेने में मदद करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो हैंड्स और लेग्स को यूज करते हैं एक्शन लेने के लिए, वैसे ही एआई में एक्वेटर्स यूज करते हैं आर्म्स, व्हील्स, स्पीकर्स, मोटर्स। इन दोनों की सबसे अच्छी एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एन एजेंट perceives its environment through which of the following? ऑप्शंस हैं सेंसर्स, आईज, आर्म्स, मेमोरी। कीवर्ड आप अंडरलाइन करिए, दैट इज दी perceives। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए सेंसर्स यूज करता है।
सेंसर एजेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे रोड पे ऑब्स्टेकल या लाइट का सिग्नल। सो इसका बेसिक आइडिया हम समझते हैं। सोचिए एक सिस्टम है जो कि देखता है, सुनता है और फील करता है, सोचता है और एक्शन लेता है। अगर ये तीन काम स्मार्टली करता है तो मीन्स ये एक इंटेलिजेंट एजेंट है। इंटेलिजेंट एजेंट का बेसिक साइकिल है सेंस, थिंक, एक्ट। सो अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, आईज जो हैं वो एआई में सेंसर्स हैं, हमारे हाथ और पांव जो हैं वो एक्वेटर्स हैं और ब्रेन जो है वो एजेंट है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर स्मार्ट एसी। सो रूल क्या है इसमें? इफ रूम इज हॉट देन इंक्रीज कूलिंग। सो ऑप्शन वाइज हम इसको देखते हैं। सेंसर्स। सो सेंसर्स एजेंट को एनवायरनमेंट से डेटा देते हैं, जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, टेम्परेचर सेंसर। परसेप्शन का सोर्स है डायरेक्ट एआई। नेक्स्ट है हमारा आईज। सो आईज सिर्फ ह्यूमन सेंसर है, ना कि एआई। सो दैट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट। थर्ड है आर्म्स। आर्म्स भी हमारे एक्शन के लिए काम होती हैं, ना कि परसेप्शन में। सो आर्म जो है वो एक्वेटर्स हैं, ना कि परसेप्शन। सो दिस इज ऑल्सो। और लास्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी स्टोर करती है, एनवायरनमेंट से डेटा नहीं ले सकती। दैट मीन्स वो भी परसेप्शन नहीं है। सो अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है सेंसर्स। सो perceive equals to sensors and act equals to actuators. So an intelligent agent interact with environment using sensors and actuators. और आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है? An agent acts upon its environment through which of the following? So आपने बहुत अच्छे से समझा जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 में समझाया कि इंटेलिजेंट एजेंट्स मींस सेंसर्स वर्सेस एक्वेटर्स। सो इंटेलिजेंट एजेंट्स जो हैं, ध्यान से समझिए, इंटेलिजेंट एजेंट्स में जब हम एजेंट की बात करते हैं तो एजेंट दो काम करता है, प्रिसीव और एक्ट। वैसे ही एजेंट एनवायरनमेंट को प्रिसीव करता है सेंसर्स के थ्रू, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, टेम्परेचर सेंसर। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो मूव करना, सिग्नल देना। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाए कि एजेंट एक्ट कब करता है तो दैट मीन्स आपका आंसर है एक्वेटर्स। और आपको बहुत अच्छे से याद करना है, सेंसर्स देखते हैं और एक्वेटर्स काम करते हैं। बस इसी तरह के यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के PYQs, एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ क्लैरिटी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, जहां PYQs देखते ही लॉजिक क्लिक करें और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम का प्रेशर ब्रेक हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने एग्जाम पार्टनर के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए विद कोड बुक बाय भारतीय।